कि ईरान के हमले को देखते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री कात्ज बंकर में चले गए हैं। ईरान ने जिस तरह से हमला किया है कम भयावह नहीं। भले ही ईरान की वायुसेना मजबूत नहीं मानी जाती है, लेकिन ईरान ने अपने इरादों से इसराइल को डरा तो दिया ही होगा। ईरानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इसराइल के 2 लड़ाकू F-35 विमान मार गिराए गए हैं और एक महिला पायलट को भी हिरासत में लिया गया है। इसराइल ने ईरान के बड़े बड़े जनरल्स, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट और सबसे बड़ी बात, उनके 90 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया है। जवाब में ईरानी हमले में कम से कम जो आधिकारिक जानकारी है उसके मुताबिक 5 से 6 लोग मारे गए हैं, मगर आज दूसरी रात यह प्रहार जारी रहा। इन तस्वीरों की रनिंग कमेंट्री से आप जिंदगी की बसावट को मलबे में बदलते देख रहे होंगे, मिसाइलें आती हुई गिरती हुई देख रहे होंगे, लेकिन इन तस्वीरों में दुनिया के ग्लोबल नेताओं की दोहरी चाल को भी देखिए कि कैसे युद्ध को आत्मरक्षा का नाम देकर इसराइल 2 साल से हमला किए जा रहा है। इसराइल ने इन खबरों को नकार दिया है। ईरान के साथ इस इलाके में कोई नजर नहीं आता, लेकिन इसराइल के साथ दुनिया की सारी शक्तियां खड़ी हैं। खुद ट्रंप ने कहा है कि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार अमेरिका बनाता है और इसराइल के पास उसके काफी सारे हथियार हैं, चलाना भी जानता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और आज ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला करके अपना बदला ले लिया है और इजराइल की जो लड़ाकू विमानों को भी मार गिराने की खबर जो है कि निकल के सामने आई है और इजराइल के एक महिला सैनिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरान की सेना ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, ऐसा दावा वहाँ की न्यूज़ रिपोर्ट से आई है। दोस्तों, रवीश कुमार ने जिस तरह से बताया कि जिस तरह से ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है और इजराइल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ कितना नुकसान हुआ है। हालांकि अभी तक इजराइल इस बात को नहीं मान रहा है कि हमारे यहाँ ज़्यादा कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान ने जिस तरह से अपने ड्रोन के माध्यम से और एयर डिफेंस सिस्टम से जिस तरह से ध्वस्त किया है, इजराइल में जिस तरह से बम ब्लास्ट हुए हैं, दोस्तों ये सब बता रहा है कि काफ़ी ही नुकसान हुआ होगा इजराइल को। लेकिन इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इजराइल इसलिए नहीं मान रहा है कि वो उसके पीछे किसी का हाथ है और वो जिसका भी हाथ है वो बाखूबी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक और समझते हैं कि किस तरह से जो है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और ईरान ने उसका जवाब इजराइल को किस तरह से दिया है। CNN ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के हमले को देखते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री कात्ज बंकर में चले गए हैं। इसराइल ने ईरान पर हमला कर उसके सैनिक नेतृत्व को खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद भी उसी दिन ईरान ने जिस तरह से हमला किया है कम भयावह नहीं। भले ही ईरान की वायुसेना मजबूत नहीं मानी जाती है, लेकिन ईरान ने अपने इरादों से इसराइल को डरा तो दिया ही होगा। ईरानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इसराइल के 2 लड़ाकू F-35 विमान मार गिराए गए हैं और एक महिला पायलट को भी हिरासत में लिया गया है। देखना होगा कि इस खबर की सच्चाई इस लड़ाई को कैसे प्रभावित करती है। इसराइल ने इन खबरों को नकार दिया है। ईरान के साथ इस इलाके में कोई नजर नहीं आता, लेकिन इसराइल के साथ दुनिया की सारी शक्तियां खड़ी हैं। खुद ट्रंप ने कहा है कि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार अमेरिका बनाता है और इसराइल के पास उसके काफी सारे हथियार हैं, चलाना भी जानता है। ईरान भी यही कहता है कि इसराइल अपने दम पर नहीं, अमेरिका के दम पर खड़ा है। ईरान के सामने उसके भविष्य का सवाल है। वह बचेगा तो क्या इसराइल का गुलाम बनने के लिए, या मिटेगा तो अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए। हर कोई मानता है कि ईरान इसराइल की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन 13 जून की रात ईरान इसराइल पर भारी पड़ता नजर आया। लेकिन अपने अस्तित्व के मिट जाने के खतरे के बीच ईरान ने जिस तरह से हमला किया है, इस युद्ध को वीडियो गेम समझकर देखने वालों को अपने हौसले से दहशत में उसने डाल दिया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि इसराइल के बर्बर शासन के हमले में कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, वैज्ञानिकों, नागरिकों और निहत्थे बच्चों की मौत हो गई। उस हमले के जवाब में हमने इसराइल के खिलाफ एक आक्रामक और सटीक जवाबी हमला किया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत दर्जनों ठिकानों पर हमले किए गए। इनमें सैन्य ठिकाने और एयरबेस भी शामिल हैं। इसराइल के हमले का नाम ऑपरेशन लायन रखा गया। इन तस्वीरों की रनिंग कमेंट्री से आप जिंदगी की बसावट को मलबे में बदलते देख रहे होंगे, मिसाइलें आती हुई गिरती हुई देख रहे होंगे, लेकिन इन तस्वीरों में दुनिया के ग्लोबल नेताओं की दोहरी चाल को भी देखिए कि कैसे युद्ध को आत्मरक्षा का नाम देकर इसराइल 2 साल से हमला किए जा रहा है। ईरान ने इसराइल की रक्षा कवच को इस बार भी भेद दिया। इस पर बात हो सकती है कि क्या ईरान लंबे समय के लिए इसराइल पर हमला कर सकेगा,
लेकिन अपने चोटी के कमांडरों की हत्या के बाद उसके पास इस युद्ध के अलावा क्या बचा था? इसराइल ने ईरान पर, ईरान ने इसराइल पर हमला कर अगर किसी को एक्सपोज किया है तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को, उनके साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी एक्सपोज हो गए हैं। 30 मई को सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर हम यह मान लें कि इसराइल को कुछ भी करने का अधिकार है तो बाकी दुनिया के सामने हमारी कोई साख नहीं रह जाएगी। मैक्रो ने कहा कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर मैं देख रहा हूं कि लोगों को लगने लगा है कि अमेरिका और यूरोप इसराइल को फ्री पास दे रहे हैं, यानी कुछ भी करने की छूट देते हैं। इस भाषण में मैक्रो ने 12 बार कहा कि पश्चिम को अपने दोहरेपन से बाहर आना चाहिए, लेकिन जैसे ही इसराइल ने ईरान पर हमला किया, मैक्रो अपनी यह बात भूल गए और इसराइल की आत्मरक्षा की बात करने लगे। अब बयान दे रहे हैं। फ्रांस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बार बार निंदा की है और इस दिशा में सारे कूटनीतिक कदम भी उठाए हैं। इस संदर्भ में फ्रांस इसराइल की आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़ा है। इलाके में स्थिरता को खतरा न पहुंचे, इसलिए मैं सभी पक्षों से संयम की अपील करता हूं और टकराव कम करने की बात करता हूं। हम मानते हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए। एक फिलिस्तीनी स्टेट को स्वीकार्यता के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। अखबारों में इन्हीं ग्लोबल लीडर को हीरो की तरह दिखाया जाता है और आपके भीतर चाहत पैदा की जाती है कि आपके मोहल्ले का नेता भी इनकी तरह का ग्लोबल हो जाए। अब आइए राष्ट्रपति ट्रंप की बात करते हैं। अमेरिका ने पहले कहा, इसराइल ने एक तरफा फैसला किया, ईरान पर हमला कर दिया। फ्रांस ने 30 मई को कहा, इसराइल को फ्री पास नहीं दे सकते, लेकिन जब इसराइल ने फ्री पास लेते हुए ईरान पर हमला किया तब फ्रांस ही पलट गया। अमेरिका मुकरने का नाटक करने लगा, अब तो हमला कर दिया। फ्रांस ने 30 मई को कहा, इसराइल को फ्री पास नहीं दे सकते, लेकिन जब इसराइल ने फ्री पास लेते हुए ईरान पर हमला किया तब फ्रांस ही पलट गया। अमेरिका मुकरने का नाटक करने लगा, अब तो इस नाटक से भी पर्दा उठ गया है। अमेरिका का एक अखबार है न्यूयॉर्क पोस्ट, इसकी हेडलाइन देखिए। ट्रंप ने इस अखबार से कहा है कि उन्हें तारीख भी मालूम थी कि इसराइल कब हमला करेगा। उन्होंने कहा है कि मुझे पता था कि अगर ईरान जल्द ही इस डील के लिए नहीं माना तो इसराइल हमला कर देगा। मुझे तारीख पता थी क्योंकि मुझे सब कुछ पता होता है। मैंने उन्हें 60 दिन दिए, आज 61वां दिन है। नेतन्याहू ने भी कहा कि अमेरिका को पहले ही हमले की जानकारी दे दी गई थी। तो क्या ट्रंप को पता था कि ईरान के जिन प्रतिनिधियों से अमेरिका डील की बात कर रहा है उनकी हत्या की जाने वाली है? जब तारीख का पता था तब सारा प्लान भी पता होगा। इस इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें सब पता था। क्या ट्रंप को यह भी पता था कि इसराइल उनकी ही डील पर पानी फेरने वाला है और वे देखते रहेंगे? तब ट्रंप ने डील के नाम पर 5 दौर की बातचीत क्यों की? ट्रंप ने फिर क्यों अपने बयान में कहा कि डील में शामिल सारे कट्टरपंथी मार दिए गए हैं? इसकी भी परवाह नहीं की कि दुनिया उनके ही इस बयान को दोबारा पढ़ सकती है जिसमें वे कह रहे हैं कि ईरान के कुछ कट्टरपंथियों ने बहादुरी से बोला, लेकिन उन्हें नहीं पता था क्या होने वाला है। वे सभी अब मारे जा चुके हैं और यह स्थिति आगे और बिगड़ने वाली है। पहले ही बहुत सी मौतों और बहुत सी तबाही हो चुकी है, मगर अभी भी वक्त है कि इस नरसंहार को रोका जा सके। आने वाले हमले पहले ही प्लान किए जा चुके हैं और इससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। ट्रंप के बयान दोधारी तलवार की तरह हैं। इसराइल के हमले की निंदा नहीं करते, विनाश और मृत्यु की बात करते हैं और इसराइल हमला ना करे इसकी जिम्मेदारी ईरान पर डाल देते हैं। मतलब इसराइल को नहीं रोक सकते, उसे कोई चांस नहीं दिया जा रहा, बस ईरान पर हमला हो रहा है, ईरान को डील करने का चांस दिया जा रहा है। इसराइल ने ईरान के बड़े बड़े जनरल्स, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट और सबसे बड़ी बात उनके 90 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया है। जवाब में ईरानी हमले में कम से कम जो आधिकारिक जानकारी है उसके मुताबिक 5 से 6 लोग मारे गए हैं, मगर आज दूसरी रात यह प्रहार जारी रहा। और मैं आपको बतलाने वाला हूं, हाइफा बंदरगाह पर जो ईरान लगातार हमला कर रहा है, भारत के लिए बहुत बड़े मायने हैं। जी हां, क्योंकि हाइफा बंदरगाह में इस शख्स गौतम अडानी के स्टेक्स हैं, बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। और यकीनन ये जो हमला किया गया है, इस वक्त गौतम अडानी का ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा होगा और इस बारे में क्या जानकारी मौजूद है, इस पर गौर किया जाए। अडानी ग्रुप का हाइफा पोर्ट में बड़ा स्टेक है। अडानी पोर्ट्स ने 2023 में हाइफा पोर्ट का 70% हिस्सा खरीदा था, करीब 1.2 बिलियन डॉलर्स में, यानी 10,000 करोड़ में। बाकी 30% इजरायली गार्डोट ग्रुप के पास है। हाइफा पोर्ट इसराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है और अडानी के लिए मिडिल ईस्ट में एक स्ट्रैटेजिक एसेट है। यानी कि हाइफा पर हमला
अडानी के लिए भी जबरदस्त नुकसान है। जैसा कि आपने वीडियो में सुना कि किस तरह से अभिषार शर्मा और रवीश कुमार बता रहे हैं कि किस तरह से ईरान ने इजराइल पे हमला किया है और वो अटैक इतना भयानक था कि उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की बात कही जा रही है, लेकिन इसका अभी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है कि इजराइल में 6 से 7 लोगों की जानें गई हैं। वहीं जब इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था तो उसमें लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की जान जाने की खबर आई थी। दोस्तों, अभिषार शर्मा ने जिस तरह से बताया और जिस तरह से रवीश कुमार ने बताया, उसको लेकर के आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पे ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी देश विदेश की जानकारी और राजनीतिक से जुड़े हुए मुद्दों को आपके सामने रवीश कुमार और अभिषार शर्मा के बयानों से लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगता हो तो हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। आपका दिन शुभ हो।